नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बने नए सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री के बीच पहली बातचीत हुई है। इस दौरान बांग्लादेश में लोकतंत्र को अस्थायी बनाने, जल्द चुनाव कराने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों की रिश्तों में सुधार आएंगे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्रों का वीजा रद्द किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि जो हमास के समर्थन में नारे लगाएगा, प्रदर्शन करेगा और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा तो उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। वीजा रद्द करने वालों में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। सवाल उठता है, क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है या सरकार दमनकारी नीति को अपना रही है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन क्या अमेरिकी सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करके दुनिया भर के देशों को आर्थिक मंदी की ओर धकेल दिया है। भारत के कई सेक्टरों में भारी गिरावट आ सकती है। इसका व्यापक असर भारतीय उत्पादन क्षेत्र पर पड़ेगा, जिसमें किसान भी शामिल है। मोदी सरकार इस टैरिफ पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर भारत के उत्पादन क्षेत्र, जिसमें ऑटो आयात और अन्य चीज़ों पर पड़ेगा। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जदयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक बिल के समर्थन देने से नाराज 6 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव CN मोहम्मद तबरेज सदीकी, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसाद राइन और मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने इन दावों को खारिज कर दिया है, क्योंकि पार्टी का स्टैंड वक्फ बिल के समर्थन में है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वक्फ संशोधन बिल को नहीं मानने वालों को देशद्रोह बताया है। विजय सिन्हा ने कहा, यह पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है, जहां संविधान का शासन चलता है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे। संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। विजय सिन्हा का यह बयान लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं समझा जा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के फैसले का विरोध करना हमारा अधिकार है। इसका विरोध करना कोई देशद्रोह नहीं है। भारत का संविधान जनता को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की आलोचना करने का, विरोध करने का, समीक्षा के लिए याचिका दायर करने का और अन्य सभी अधिकार देती है। ऐसे में इस तरह का बयान देना शर्मनाक है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने अपने दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए वक्फ बिल का विरोध करने वालों को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बेटा बाप से बगावत कर रहा है। क्या इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल एक बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को करना चाहिए? क्या इन भाषाओं का इस्तेमाल एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत को गढ़ने के लिए किया जा रहा है? एक लोकतांत्रिक देश में खुलेआम धमकी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या किसी कानून का विरोध करना उन्हें भ्रष्टाचारी बना देती है? आप उस पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, ये भी कहीं से उचित नहीं है। इस बयान की निंदा की जानी चाहिए और विजय सिन्हा को इस बयान के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। वक्फ बिल पर जदयू के समर्थन दिए जाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार सेक्युलर थे, हैं और रहेंगे, लेकिन पार्टी के नेता नहीं हैं। वो आरक्षण विरोधी है, उनका पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है।
ये बात कहना है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी पार्टी में 90% नेता SC/ST के खिलाफ है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन बिहार में वोटिंग होगी उसी दिन शाम 5 बजे के बाद भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने खत्म किया, जदयू भी उसी तरह होगी। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं। वहीं नाराज मुस्लिम नेताओं ने कहा नीतीश कुमार ने भरोसा तोड़ा है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा वक्फ बिल का समर्थन देकर जदयू ने अपनी सेकुलर छवि वाला भरोसा तोड़ा है, लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए भाषण से भी मुस्लिम लोगों में आहत है, नाराजगी है। वहीं मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने कहा जदयू के समर्थन से लाखों करोड़ों मुसलमानों को धक्का लगा है। ललन सिंह के बयान काफ़ी दुखद है और मैं कई साल तक इस पार्टी में रहा, लेकिन अब इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जदयू के समर्थन से ये सभी मुस्लिम नेताएं जो है नाराज हैं। इस तरह बिहार में जदयू के समर्थन के कारण पार्टी के नेताओं में टूट बढ़ रही है, मुस्लिम नेताओं का साथ छूट रही है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार के चुनाव से जदयू को हटाने का रास्ता खोज लिया है, अब उसे साइडलाइन किया जा सकता है। वहीं इस बिल को लेकर मुस्लिम नेताओं और संगठनों द्वारा विरोध की तैयारी भी की जा रही है। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर है उसने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है तो हम देश भर में आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। तो इसे समझा जा सकता है कि वक्फ बिल के विरोध में एक बड़ी तैयारी की जा रही है। हम आगे भी इसकी बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हथियारबंद पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। वो सड़कों पर घूम रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कई बड़े शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है कि कहीं पर किसी तरह के विरोध के आवाज़ तो नहीं निकल रही है, चिंगारी तो नहीं निकल रही है। इसको देखने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह राजधानी दिल्ली में भी इस तरह का काम जारी है। चारों तरफ पुलिस को लगा दिया गया है। जहां पर मुस्लिम इलाके हैं वहां पर नाकाबंदी की जा रही है। हथियारबंद पुलिस इस फ्लैग मार्च को जारी रख रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद तक पुलिस द्वारा देखरेख की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि किसी तरह वक्फ बिल के विरोध में किसी तरह का उग्र भावना तो नहीं भड़क रही है या किसी विरोध की कोई प्लानिंग तो नहीं की जा रही है। इस तरह इसकी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों को देखते हुए और इन घटनाक्रमों को समझते हुए एक बार फिर अशांति और हिंसा जनित घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। चारों तरफ से इस तरह का माहौल निश्चित ही भय पैदा करने वाला है, जहां पर पुलिस हथियार लेकर सड़कों पर घूम रही है और लोगों पर निगरानी की जा रही है, उनके एक्टिविटी पर ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इस बिल के विरोध में बिहार से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका भी दायर कर दिया है जो वक्फ बिल के खिलाफ है। उनका कहना है कि वक्फ बिल की समीक्षा की जानी चाहिए, ये मुस्लिमों के हित के लिए नहीं है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मुसलमानों के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि वो विरोध प्रदर्शन की चिंगारी तो नहीं शुरुआत करने जा रही है। वहीं दिल्ली में भी इसकी तैयारी है और अन्य राज्यों में भी हैं। और एक तरफ जदयू में इसको समर्थन को लेकर जो है मुस्लिम नेता नाराज है और पार्टी में टूट पड़ी हुई है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक की और वहां के हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंताओं को स्पष्ट किया। यूनुस से पीएम मोदी ने कहा, उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामले की गहन जांच सहित उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दोनों नेताओं ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसे हम लोग बिम्स्टेक कहते हैं, समूह के नेताओं की शिखर बैठक में इस तरह से मुलाकात हुई है। पिछले वर्ष अगस्त में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदपस्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व से यह पहली मुलाकात है जो हुई है। मोहम्मद यूनुस तख्ता पलट के बाद सरकार में आए और ये सलाहकार की भूमिका में बने हुए हैं। अभी तक चुनाव नहीं हुई है।
वहीं भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यूनुस मोदी की बैठक के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारत की चिंताओं को रेखांकित किया है। मिस्त्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेशी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामले की गहन जांच सहित उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विदेश सचिव ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी आह्वान किया कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से हमें बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया है। मिस्त्री ने बैठक के बारे में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत सरकार संबंधों और जन केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सहयोग पर प्रकाश डाला, जिससे दोनों देशों के लोगों को बहुत लाभ मिला है। इस भावना के साथ उन्होंने प्रोफेसर यूनुस की व्यवहारिकता की भावना के आधार पर बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की भारत की इच्छा को भी रेखांकित किया है, स्पष्ट किया है। विदेश सचिव के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर कानून के सख्त क्रियान्वयन तथा सीमा सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से रात के समय अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले लोगों, घटनाओं पर अंकुश लगाने की मुद्दे पर भी चर्चा की है। मिस्त्री से जब सवाल किया गया कि क्या यूनुस ने हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। विदेश सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल बात करना उचित नहीं है और मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि उसे बांग्लादेश से अनुरोध प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक प्रत्यर्पण की बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद वहां की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना भारत में ठहरी हुई है। तब से उनके प्रत्यर्पण का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश में वापसी चाहती है, लेकिन भारत सरकार अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और कोई मंजूरी नहीं देते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। लेकिन आप दोनों खबरों पर टिप्पणी कर सकते हैं, जिसमें वक्फ बिल को लेकर सरकारों के द्वारा तैयारी की जा रही योजनाओं और उनके बयानबाजी किस तरह से चल रही है इन पर, और क्या लगता है वक्फ बिल के ऊपर किस तरह से विरोध किया जाएगा और अब आगे की चर्चा किस तरह होगी। साथ ही बांग्लादेश के रिश्तों पर भी अगर आप दोनों के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।